हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैमुअल टेलर कॉलरिज की मास्टरपीस बायोग्राफिया लिटरेरिया के चैप्टर 13 से 18 तक। तो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया। इट वाज पब्लिश्ड इन 1817 इन 2 वॉल्यूम्स ऑफ 23 चैप्टर्स। इसका जो पूरा नेम है वो है बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। तो बेसिकली इसमें क्या है, कॉलरिज ने एक पोइटिकल क्रिटिसिज्म किया है जो क्रिएटिव इमेजिनेशन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। ये इंस्पायर हुआ था 3 सोर्सेस से। सबसे पहला विलियम वर्ड्सवर्थ थियोरी ऑफ इमेजिनेशन, दूसरा है जर्मन ट्रांसेंडेंटलिस्ट थिंकर्स लाइक कैंट एंड स्केलिंग, और जो थर्ड वन है वो है डेविड हार्ले एंड एसोसिएशनिस्ट साइकोलॉजी। जो सेकंड वन है जर्मन ट्रांसेंडेंटलिस्ट। इसमें जैसे फर्स्ट वर्ड है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब ही है गो बियॉन्ड ऑर्डिनरी लिमिट्स। दे आर बेसिकली द पीप्स फ्रॉम 19th century अमेरिकन मूवमेंट हु बिलीव दैट देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट द मटेरियल वर्ल्ड। जो मटेरियल स्टफ्स है उनसे ज़्यादा भी लाइफ में और चीज़ें हैं। बेसिकली दे आर हिंटिंग टुवर्ड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। जो बायोग्राफी लिटरेरिया है इसमें जो बेसिकली थीम्स है वो है द डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, पोइटिक टैलेंट एंड पोइट जीनियस, और जो लास्ट वन है वो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं विद चैप्टर 13। चैप्टर 13 इज अबाउट इमेजिनेशन वर्सेस फैंसी। तो इमेजिनेशन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। जो प्राइमरी इमेजिनेशन है तो इट इज़ कॉमन टू ऑल सेन एंड हेल्दी ह्यूमन बीइंग। ये हर पीपल में कॉमन होती है। फॉर इंस्टेंस जैसे गॉड ने एक वर्ल्ड बनाया है वैसे ही हमारा दिमाग भी बनाया है, जहाँ पे रोज़ नई नई चीज़ें, नई नई बातें, नए नए थॉट्स क्या है बनते रहते हैं। इट इज़ कॉमन इन एवरीवन। तो इन अदर वर्ड्स ये जो हमारे सेंसरी डेटा है उनको मिलाकर हमें जो वर्ल्डली स्टफ्स है उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली इट इज़ अ लिविंग पार्ट एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। एंड जो माइंड है इट इज़ नॉट पैसिव, लाइक कि इट इज़ अ हाफ क्रिएटर एंड हाफ प्रिसीवर ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाद है सेकेंडरी इमेजिनेशन। ये पोइट की क्रिएटिव पावर है। ये क्या होता है कि जो भी पुराने जो चीज़ें हैं या फिर पुरानी बातें या फिर जो पुराने थॉट्स हैं उनको डिसॉल्व करके एक नया थॉट बनाती है। फॉर इंस्टेंस 2 इंसान है, उनको एक माला बनानी है। तो एक इंसान क्या अगर उसमें एक ही फ्लावर लगा रहा है तो उसकी अपनी चॉइस है या फिर अपना उसका अंडरस्टैंडिंग पावर है या फिर अपनी क्रिएटिविटी है। तो एक इंसान है जो उसमें अलग अलग फ्लावर्स लगा रहा है या फिर कोई अलग अलग एसेसरीज से उसको सजा रहा है, तो ये उसकी अपनी क्रिएटिविटी है। तो ये क्या है, ये कॉमन नहीं है जैसे प्राइमरी इमेजिनेशन थी। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है, जैसे राइटर्स होते हैं या स्टोरी लिखनी हो या फिर पेंटिंग करनी हो, एंड इट फंक्शंस वॉलंटरी एंड डेलिबरेटली। उसके बाद आता है फैंसी। फैंसी क्या है, ये एक जो मेमोरी है उसका ही एक गेम है। ये बस फिक्स चीज़ों को जोड़ती है। फॉर इंस्टेंस जैसे क्लाउड, फ्लावर, फेदर, एयर, पंख हो गए, हवा हो गई, बादल, फूल, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको ये जोड़ती है। एंड इसमें वो जो डेप्थ है वो नहीं है जो इमेजिनेशन में होती है। इट इज़ लाइट एंड प्लेफुल, इट वर्क विथ फिक्सिटीज़ एंड डेफिनिटीज़। और ये क्या इमेजेस को मॉडिफाई नहीं करती है बट उनके साथ खेलती है। इट डजंट मॉडिफाई। डिफरेंट है इमेजिनेशन से, जैसे जो फैंसी थोड़ा क्रिएटिव है वाइल जो इमेजिनेशन इट इज़ मोर क्रिएटिव एंड फ्यूजनल। तो यही जो चैप्टर 13 है उसमें कॉलरिज ने बताया है द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी। उसके बाद है चैप्टर 14 जो बात करता है कि नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री। चैप्टर 14 में कॉलरिज ने कहा है कि जो पोइट्री का मेन एम है वो है प्लेजर देना, वेयरएज जो प्रोज का मेन एम है वो है ट्रूथ। एंड ऑल्सो ही डिस्क्राइब्स what complementary aims he and Wordsworth set themselves in composing the lyrical ballads। तो कि उन्होंने कोलैबोरेट क्यों करा, सबसे पहले तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था इट वॉज टू क्रिएट पोएम्स दैट रिप्रेजेंट ऑर्डिनरी लाइफ एंड नेचर। एंड जो लिरिकल बैलेड्स के लिए कॉलरिज ने क्या करा, सुपर नेचुरल टॉपिक्स चूज़ किए, वेयर एज जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने क्या करा, जो एवरीडे लाइफ में जो जा रहा है
उन्होंने वही टॉपिक्स चूज़ करे। एंड यही है सेम जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था उनका, कि कॉलरिज वुड राइट अबाउट सुपरनैचुरल थीम्स वाइल वर्ड्सवर्थ वुड फोकस ऑन एवरीडे लाइफ। उसके बाद उन्होंने बात करी है कि की पॉइंट्स अबाउट पोइट्री। सबसे पहले तो यही कि पोइट्री वर्सेस साइंस। पोइट्री का एम है प्लेजर देना और साइंस ट्रूथ को सीख करता है। दूसरा है ऑर्गेनिक होल। वो कहते हैं कि अ पोएम इज़ यूनिफाइड होल वेयर वेरियस पार्ट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ यूनिक इफेक्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 14। अब बात करते हैं चैप्टर 15 एंड 16। चैप्टर 15 एंड 16 है ट्रांजिशन एंड डिग्रेशन। यहाँ कॉलरिज ने एक दोस्त के लेटर का इस्तेमाल किया है जो उन्हें लंबी बातें करने से रोकता है। बेसिकली जो ये चैप्टर है ये हमें थोड़ा टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट करता है, लेकिन बाद में वापस अपने ट्रैक पे आ जाता है। तो इन शॉर्ट इसमें क्या है कि कॉलरिज बात करते हैं शेक्सपियर के अर्ली पोम्स के बारे में। वी टॉक्स अबाउट वीनस एंड डॉनिस एंड रेप ऑफ लुसरेस। सबसे पहले कहते हैं नैरेटिव पोम्स है, और दूसरा कि माइथोलॉजिकल एंड लेजेंडरी थीम्स है। प्लस उसके बाद वो उनके जीनियस को मार्क करते हैं बाय हाईलाइटिंग द परफेक्ट स्वीटनेस ऑफ वर्सिफिकेशन, लाइक कि जैसे आर्टिस्ट ने अडेप्ट करा है म्यूज़िक को, एंड वेरिएशन ऑफ थीम रिदम। दूसरा ही प्रेज्ड इम्पर्सनैलिटी कि हाउ कैरेक्टर्स प्रेजेंटेड विद सटल थॉट्स एंड फीलिंग्स इन्वाइटिंग रीडर टू सी एंड हियर एवरीथिंग। तीसरा ही टॉक्स अबाउट विविड इमेजरी। एंड जो फोर्थ वन है वो बात करते हैं डेप्थ ऑफ थॉट। वो कहते हैं कि एक ग्रेट पोइट को एक ग्रेट डीप थिंकर और फिलोसफर होना चाहिए। उसके बाद वो प्रेज करते हैं शेक्सपियर के पोइटिक जीनियस के बारे में। पहले वो हाईलाइट करते हैं ओरिजिनलिटी। वो कहते हैं शेक्सपियर इमेजरी इज़ नेचुरल एंड इनबॉर्न, नॉट एक्वायर्ड बाय स्टडी और इमिटेशन। दूसरा डिग्निटी एंड वाइटैलिटी। उसमें ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेड विद डिग्निटी एंड लाइफ। तीसरा वो बात करते हैं लेबर एंड मेडिटेशन कि शेक्सपियर स्टडीड एंड मेडिटेटेड डीपली, असिमिलेटिंग नॉलेज विद हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स। फिर वो कंपैरिजन करते हैं मिल्टन के साथ। सबसे पहले क्या कहते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीनियस। शेक्सपियर इज प्रोटन, वाइल जो मिल्टन है वो एब्सॉर्व करते हैं वर्ल्ड को अपने में और अपने कैरेक्टर को कलर करते हैं, और जो उनकी पर्सनैलिटी में भी दिखता है और उनके वर्क्स में भी दिखता है। दूसरा इटर्नल ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड। दोनों जो शेक्सपियर और मिल्टन है दे कॉन्स्टिट्यूट द इटर्नल ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद है चैप्टर 16। चैप्टर 16 में उन्होंने कंपैरिजन करा है 15-16 सेंचुरी पोइट्स एंड मॉडर्न पोइट्स को। पहले वो बोलते हैं अर्लियर पोइट्स के बारे में कि वो फोकस करते थे रिफाइनमेंट पे, सिंप्लिसिटी पे, लूसिडिटी पे। उनका जो मेन फोकस था वो किस पे था कि जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल होने चाहिए, बहुत रिफाइंड होने चाहिए। और वो यूज़ करते थे लैंग्वेज एंड इडियम्स ऑफ कल्टिवेटेड सोसाइटी जो अर्लियर पोइट्स थे, एंड दे अवॉइडेड वल्गर वर्ड्स एंड अनडिग्निफाइड एक्सप्रेशंस। उसके बाद वो बात करते हैं मॉडर्न पोइट्स के बारे में। तो वो कहते हैं कि दे फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू एंड स्ट्राइकिंग इमेजेस, दे प्रायोरिटाइज कन्वीनियंस एंड एक्सपीडियंसी ओवर लॉजिक एंड प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज। वो थोड़े कॉम्प्लेक्स और ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उन्होंने जो सिंप्लिसिटी है मॉडर्न पोइट्स ने तो वो छोड़ ही दी है। मॉडर्न पोइट्स ने सिंप्लिसिटी को सेक्रीफाइस कर दिया है, एंड जो ओरिजिनलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं दे लेफ्ट बिहाइंड। देन कॉलरिज टॉक्स अबाउट की डिफरेंसेस, क्राफ्ट्समैन वर्सेस ओरिजिनलिटी। वो कहते हैं अर्लियर जो पोइट्स थे दे फोकस्ड ऑन रिफाइनिंग देयर क्राफ्ट, वाइल मॉडर्न पोइट्स प्रायोरिटाइज ओरिजिनलिटी एंड नोवेल्टी। दूसरा जो डिफरेंस है वो लैंग्वेज और स्टाइल में। वही है जो अर्लियर पोइट्स है दे वैल्यूड सिंप्लिसिटी, लूसिडिटी एंड पॉलिश, और मॉडर्न पोइट्स they often use more complex and ornamented language. This was all about chapter 15 and 16. अब बात करते हैं chapter 17 और 18 के बारे में, जहाँ पे बात की गई है वर्ड्सवर्थ की पोइटिक डिक्शन। सबसे पहले उन्होंने उनके मेरिट्स को हाईलाइट करा है, उसके बाद उन्होंने उसके क्रिटिसाइज़ करा है। मेरिट्स में वो कहते हैं कि एफर्ट है टू रिफॉर्म पोइटिक डिक्शन, स्ट्रेस ऑन जेन्युइन पैशन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन पोइट्री। Third one is explanation of how new and unusual language produce a pleasurable effect. And जो last है वो emphasis on truth and nature in poetry. उसके बाद जो criticism है उसमें वर्ड्सवर्थ ने कहा था लो एंड रस्टिक लाइफ की जो लैंग्वेज है वो सबसे अच्छी लैंग्वेज है। तो इस पे कॉलरिज ने कहा
जो भाषा है वो क्लास से नहीं मन की डेप्थ से आती है। एंड जो रस्टिक लोग भी हार्श सिचुएशंस में रहते हैं, इससे उनकी जो लैंग्वेज है वो प्योर नहीं हो सकती। पोइट्री और प्रोज की जो लैंग्वेज है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। पोइट्री सिर्फ फीलिंग्स का फ्लो नहीं है, इंस्टेड इसमें कॉन्शियस विल और जजमेंट भी होना चाहिए। तो बेसिकली इन चैप्टर 17 वो क्या कहते हैं कि पोइट्री शुड यूज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ जनरल। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप या क्लास को बिलोंग करती हो, जनरल लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं जो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी है पोएटिक डिक्शन की वो लिमिटेड है, वो यूनिवर्सली उसको अप्लाई हम कर नहीं सकते हैं। और जो तीसरा क्रिटिसिज्म था वो था कि कॉलरिज ने एम्फेसिस करा था इम्पोर्टेंस ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स इन पोइट्री। उसके बाद है चैप्टर 18, इसमें है कॉलरिज रेफ्यूटेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ व्यू। इसमें हाईलाइट करता है वो डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री। कॉलरिज आर्ग्यू करते हैं कि जो लैंग्वेज है प्रोज एंड पोइट्री की वो अलग होनी चाहिए, एज आई सेड अर्लियर, डिस्पाइट सम शेयर्ड वर्ड्स। कॉलरिज नोट्स दैट द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन पोइट्री is distinct from prose. Then he talks about meter's role. Coleridge argues that meter is a key factor in distinguishing poetry from. Coleridge ये आर्ग्यू करते हैं मीटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोइट्री को प्रोज से अलग करने में। एंड कॉलरिज ये बिलीव करते थे कि जो मीटर है वो अराइज हुआ है फ्रॉम द पोइट्स नीड टू रेगुलेट एंड चेक द फ्लो ऑफ द पैशन। तो बेसिकली वर्ड्सवर्थ के जो आइडियाज़ थे उनको कॉलरिज ने बहुत लॉजिकल और फिलोसफिकल तरीक़ों से काटा है। तो इन कंक्लूजन इसमें कॉलरिज ने क्या किया, पहले तो इमेजिनेशन को एक नया वे दिया, दूसरा उन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ अपने डिसएग्रीमेंट को प्रेजेंट किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट बायोग्राफिया लिटरेरिया चैप्टर 13 to 18। थैंक यू फॉर वॉचिंग।